हे गाइस, मैं हूँ चारू। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे की सेक्शन कवर करेंगे। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेक्शन 14 पार्ट 2 रीमैरिज से डील करता है। सेक्शन 14 एक फेयर ट्रायल रूल है। सेक्शन 14 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग कोर्ट डिवोर्स की ऐसी कोई पिटीशन अलाउड नहीं करेगी जिसमें मैरिज को 1 साल भी ना हुआ हो। मीन्स कोई भी मैरिज डिसॉल्व नहीं की जा सकती जब तक कि शादी हुए 1 साल पूरा ना हो चुका हो। डाइवोर्स की पिटीशन कोर्ट में तभी एक्सेप्ट की जा सकती है जब मैरिज हुए कम से कम 1 साल हो चुका हो। इस रूल की एक एक्सेप्शन भी सेक्शन 14 में दी गई है। अगर कोई ऐसा एक्सेप्शनल हार्डशिप का केस हो या रिस्पोंडेंट का बिहेवियर पैटिशनर के लिए बहुत पेनफुल हो, उस केस में कोर्ट मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। पर अगर कोर्ट को लगे कि कोर्ट की परमिशन मैरिटल फैक्ट के को मिसरिप्रेजेंट या कंसील करके ली गई है, उस केस में कोर्ट उस पिटीशन को डिसमिस कर सकती है। और अगर डिवोर्स की डिक्री पास की जा चुकी हो तो उस केस में वह डिक्री तभी एग्जीक्यूट कराई जा सकती है जब शादी को हो चुके पूरा 1 साल हो चुका हो। हार्डशिप के केसेस क्या क्या हो सकते हैं? मैग्नेटे वर्सेस सुशीला 1975 मद्रास हाई कोर्ट। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था एक पर्सन के साथ अडल्ट्री हो तो उसे एक्सेप्शनल हार्डशिप और डिप्रेविटी का केस नहीं कहा जा सकता। पर अडल्ट्री के साथ साथ पार्टी ने डिजर्ट भी कर दिया हो या अडल्ट्री के साथ साथ पार्टी क्रुएलिटी भी करती हो तो वह एक्सेप्शनल हार्डशिप के केसेस होंगे। दूसरा है, अगर वाइफ अडल्ट्रस रिलेशनशिप में हो तो वह हार्डशिप और डिप्रेविटी के केस नहीं होंगे। पर अगर वाइफ अडल्ट्रस रिलेशन से प्रेग्नेंट हो तो वह एक्सट्रीम हार्डशिप और डिप्रेविटी का केस होगा। थर्ड है, अगर हस्बैंड का वाइफ की सिस्टर से या सर्वेंट के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या वाइफ का हस्बैंड के भाई के साथ या सर्वेंट के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो वह एक्सट्रीम हार्डशिप और डिप्रेविटी के केसेस होंगे। फिफ्थ है, अगर स्पाउस का एक से ज़्यादा पर्सन्स के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अडल्ट्रस रिलेशन हो तो वह केसेस भी एक्सट्रीम हार्डशिप और डिप्रेविटी के केसेस होंगे। अगर स्पाउस एक्सेसिव ड्रिंकिंग करता हो और उसके साथ रहना पॉसिबल ही ना हो तो वह भी एक्सट्रीम हार्डशिप के केस होंगे। सेक्शन 14 क्लोज 2 यह बताता है, सेक्शन 14 क्लोज 1 में आई कोई भी पिटीशन कोर्ट अलाउड नहीं करेगी अगर कोर्ट को लगे कि रिकंसाइल किया जा सकता है और वह पार्टीज़ के बीच में रिकंसिलेशन करने की हर पॉसिबल कोशिश करेगी और डिसीज़न लेते हुए उनके बच्चों का इंटरेस्ट भी ध्यान में रखेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 15 डिवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन। मीन्स कि डिवोर्स लेने के बाद पार्टीज़ कब दोबारा से शादी कर सकती हैं। अगर एक मैरिज कोर्ट की डिक्री से डिसॉल्व हो गई हो और अब अपील का कोई राइट नहीं हो या अपील फाइल करने का टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका हो या अपील फाइल तो हुई हो पर वह कोर्ट ने डिसमिस कर दी हो तो आइदर पार्टी दोबारा मैरिज कर सकती हैं
और वह मैरिज लॉफुल होगी। यहाँ अपील वर्ड में स्पेशल लीव पेटिशन, जिसे हम SLP भी बोलते हैं, इंक्लूड होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 16। सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज के चिल्ड्रंस भी लेजिटिमेट होंगे। हमारे हिंदू लॉ में इलेजिटिमेट चाइल्ड को फिलियस न्यूलियस मीन्स किसी का भी नहीं माना जाता है। सेक्शन 16 वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज के चिल्ड्रन की लेजिटिमेसी कन्फर करता है। सेक्शन 16 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग वॉइड मैरिज के बच्चे भी उसी तरह से लेजिटिमेट होंगे जिस तरह अगर वह मैरिज वैलिड होती तो उस वैलिड मैरिज के बच्चे लेजिटिमेट होते। इन अदर वर्ड्स वॉइड मैरिज के बच्चे भी लेजिटिमेट ही होंगे, चाहे वह मैरिज वॉइड डिक्लेयर होने से पहले हुए हो या मैरिज वॉइड डिक्लेयर होने के बाद में। सेक्शन 16 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग वॉइडेबल मैरिज के बच्चे भी लेजिटिमेट होंगे अगर वह मैरिज को अनल करवाने से पहले हुए हो। पर अगर मैरिज अनल मीन्स वॉइड डिक्लेयर करवा दी गई हो सेक्शन 12 के अंदर और चाइल्ड उस अनलमेंट के बाद हुए हो तो वह केस सेक्शन 16 क्लॉज 2 में कवर नहीं होगा, बल्कि सेक्शन 16 क्लॉज 1 में कवर होगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वॉइडेबल मैरिज के बारे में बताया था, जो कि जब तक वैलिड होती है, जब तक कि उसे वॉइड ना डिक्लेयर करवा दिया गया हो। इसी वजह से अगर सेक्शन 16 क्लॉज 2 में वॉइडेबल मैरिज को अगर वॉइड डिक्लेयर करवा दिया जाए तो उस केस में उस मैरिज से हुए बच्चे सेक्शन 16 क्लॉज 1 में लेजिटिमेट कन्फर किए जाते हैं। और अगर मैरिज को वॉइड डिक्लेयर नहीं करवाया गया है तो उस केस में उस वॉइडेबल मैरिज के बच्चे सेक्शन 16 क्लॉज 2 में लेजिटिमेट होंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 16 क्लॉज 3। यह बताता है सेक्शन 16 क्लॉज 3 बताता है कि सेक्शन 16 क्लॉज 1 एंड 2 में लेजिटिमेट कन्फर किए चाइल्ड बस अपने फादर एंड मदर की प्रॉपर्टी को ही इनहेरिट कर सकते हैं। सेक्शन 16 में चाइल्ड की लेजिटिमेसी तभी कन्फर की जा सकती है जब कोई मैरिज परफॉर्म हुई हो, चाहे वह किसी रिक्वायरमेंट के पूरा न होने के कारण वॉइड या वॉइडेबल हो। पर अगर कोई मैरिज ही परफॉर्म ना हुई हो तो उस केस में सेक्शन 16 में वह बच्चे सेक्शन 16 में कवर नहीं होंगे। सेक्शन 16 में वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज के बच्चे सिर्फ अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं। वह जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी या कोपर्शनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। भरतनाथ वर्सेस R विजय रघुनाथन 2010 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में हुए बच्चों को सेक्शन 16 में कवर नहीं होगा हेल्ड किया था। गाइस, मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 16 में कवर होने के लिए कोई ना कोई मैरिज परफॉर्म होनी ज़रूरी है। लिव इन रिलेशनशिप में कोई मैरिज नहीं होती। लिव इन रिलेशनशिप के बच्चे लेजिटिमेट तो होते हैं, पर वो सेक्शन 16 में लेजिटिमेट नहीं कन्फर किए गए हैं। सेक्शन 16 में सिर्फ वही बच्चे लेजिटिमेट कन्फर हुए हैं जो किसी मैरिज से हुए हों। नेक्स्ट केस है PEK कल्याणी अम्मा वर्सेस K देवी 1996 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 16 को कॉन्स्टिट्यूशनल माना था। अडल्ट्रस रिलेशनशिप से हुए बच्चे भी सेक्शन 16 में इंक्लूड नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही। गाइस, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।